ये करंट अफेयर मई मंथ का पार्ट 2 होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो सबसे पहले हम अभी ये एक फिनोमेना न्यूज़ में था कि सन हेलो क्या है। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्चुअली ये फेक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फिनोमेना मतलब कैसे हुआ। देखिए, जब भी आप स्काई में देखते हो तो आपको बादल नज़र आते हैं, क्लाउड। तो क्लाउड, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये जो क्लाउड होंगे, इन क्लाउड के अंदर छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल होते हैं। छोटे छोटे इस टाइप के छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल होंगे। अब ये जो आइस के क्रिस्टल होंगे, ये एक लेंस की तरह काम करते हैं। लेंस का क्या काम होता है, ये क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट चैप्टर, तो वहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट है। तो सन से लाइट आएगी जब भी ये सन से लाइट आएगी तो पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, लाइट का फिनोमेना है। उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, रिफ्रैक्शन के अंदर एक एक लेंस होता है। ये लेंस कोई भी मटेरियल काम कर सकता है और इस लेंस से लाइट पास होती है। तो जैसे लेंस से लाइट पास होएगी तो लाइट का पाथ डिविएट हो जाता है। एक्चुअली जाना तो इसको सीधा, लाइट अगर ये लाइट की रेस सीधी आई है तो लाइट को सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मटेरियल होगा उसका अपना एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब उसकी अपनी एक रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक मटेरियल है। देखिए, ये क्या है, ये एक मटेरियल है। हो सकता है मैंने कहा कि चलो ग्लास है ये, और इधर जो मटेरियल है ये हवा है, एयर। और यहाँ पर जो मटेरियल है ये भी हवा है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो जो मटेरियल, जिस मीडियम से, जैसा हवा से लाइट यहाँ पर ग्लास के अंदर जा रही, कांच के अंदर जा रही, तो कांच की अपनी प्रॉपर्टी होगी कि वो लाइट के साथ अलग टाइप का बिहेव करे। तो वो जो है उसकी स्पीड भी चेंज कर देता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, और फिर जब इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी तो तब भी अपना पाथ चेंज कर लेगी। तो आप देख रहे हो लाइट ऐसा आ रही है, जिगजैग की फॉर्म में। यही तो हमको स्टार चमक, जो ऐसा लगता है कि जो स्टार है ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब चमचमा रहे हैं, तो उसका एक रीजन रिफ्रैक्शन ही होता है। अब ऐसे ही लाइट जब ये जो छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल हैं, इनसे पास होएगी तो लाइट इनके अंदर दो बार रिफ्रैक्ट होएगी। एक बार देखिए, ऐसा लाइट इन छोटे से टुकड़े, आइस के टुकड़े में अंदर जाएगी, अपना पाथ चेंज करेगी, और फिर दूसरे पाथ से निकल जाएगी। ऐसे निकलेगी वो, ये नहीं है कुछ भी। तो इससे क्या होगा, इससे एक लाइट का मतलब, ये आप जो रेनबो देखते हो वो इस फिनोमेना को काम करता है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा। और ये हेलो फिनोमेना क्या है, ये है। देखिए, ये क्या है, ये सन है ये, और इसके चारों तरफ एक रिंग बन गई है। ये रिंग क्यों बनी, ये रिंग इसलिए बनी क्योंकि जो सन से जो रे आ रही थी, और ये जो क्लाउड थे, इन क्लाउड के अंदर छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल थे। उन आइस के क्रिस्टल ना इस सन की रे को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मैं इसको हटा देता हूँ, काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो ये इसने लाइट, जो आइस के क्रिस्टल थे, उसने क्या किया, उसको लाइट को दो बार रिफ्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस टाइप का फिनोमेना होता है। तो हेलो, ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो हेलो इवेंट किससे रिलेट करता है, तो एक टाइप का तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, हेलो इवेंट बोला जा सकता है, हेलो इवेंट इज रिलेटेड टू द सन। ये भी ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये हेलो इवेंट को दूसरा नाम 22 डिग्री हेलो भी बोला जाता है। तो ये मतलब इसके अंदर यही है कि जो लाइट है, लाइट आइस के क्रिस्टल में दो बार रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक रेनबो जैसा तैयार, मतलब रिंग की फॉर्म में तैयार हो जाता है ये। तो यही है इसके अंदर, और कुछ ऐसा कुछ नहीं। ये जो है इसमें यहाँ पर ये दे रखा है कि हेक्सानल, ये जो हेक्सा की फॉर्म में आइस के क्रिस्टल होते हैं। अब ये एक स्कीम के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस स्कीम के अंदर क्या किया, स्कीम का नाम क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसका दूसरा नाम ये है प्रधानमंत्री भारतीय
जन उर्वरक परियोजना। देखिए इस स्कीम का जो काम मेन पर्पज है, इस स्कीम का मेन पर्पज ये है कि जितने भी इंडिया के अंदर ब्रांड है उन सब को बोलना कि भाई आप अपने ब्रांड को एक ही ब्रांड में कन्वर्ट कर दो और उस ब्रांड का नाम होगा भारत। कि आप चाहे कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है, आपको आपको मतलब इन्होंने बोला है कि देखिए आपके पास आपकी कोई सी भी कंपनी होगी और आप सिंपल सी बात, अपनी कंपनी का भी प्रमोशन, मान लो जब ये जो बैग होगा, इस बैग पर सबसे बड़ा जो लोगो होगा वो भारत का होगा। मतलब कम आजकल मतलब जो किसान जब जाएंगे खरीदने के लिए तो वो कहेंगे हमको भारत का फर्टिलाइजर दे दो, ना कि इफ़को कंपनी कंपनी का बोलेंगे। मैं ऐसी एक एग्जांपल, जो इफ़को कंपनी होगी वो अपना लोगो यहाँ पर लगाएगी छोटा सा, बाकी मोस्टली पार्ट पर बैग के जो जिसके अंदर ये मटेरियल आएगा, खाद वगैरह आएगा, वो सब में भारत का लोगो होगा। तो किसान को अब देखिए इससे एक फ़ायदा ये होगा, तो किसान को मतलब ये नहीं होगा कि भाई आपको इफ़को कंपनी का दे दो या ये दूसरी कंपनी का दे दो। कभी कभी क्या काम करते हैं रिटेलर, क्या काम करते हैं कि जो कंपनी बोलती है कि भाई हमारा खाद बेच दो और हम तुमको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे, तो कंपनी के मतलब इस टाइप के लालच को देख मतलब कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करती है और जो रिटेलर होता है उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तो वो क्या काम करता है उल्टा सीधा ब्रांड भेज देता है किसान को। तो अब क्या होगा, अब जो ये ब्रांड होगा ये भारत के नाम से बेचा जाएगा और किसान जो भी रिटेलर होगा वो किसान को उल्टे सीधे दामों में मतलब ये चीज़ नहीं बेचेगा। इससे एक तो इसका एक रीज़न यही है कि इससे दाम कम हो जाएंगे, जो कॉस्ट होती है फर्टिलाइजेशन की वो कम हो जाएगी और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी देश के अंदर। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए सरकार क्या काम करेगी, ये अपने पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलेगी। इन केंद्र पर क्या होगा, ये खाद भी मिलेगा। इन केंद्र पर क्या होगा, फर्टिलाइजर सीड मिल जाएंगे, फार्म के इंक्यूबैट जैसा ये होते हैं, दूसरे इक्विपमेंट होते हैं कि जो हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने की मशीन मिल जाएगी। और ये वाले जो केंद्र होंगे, आप मतलब इनके यहाँ पर फैसिलिटी होगी कि आपकी जो सॉइल है उसको भी चेक कर पाएँ, भाई आपकी सॉइल कैसी है कैसी नहीं है और कितना खाद देने की ज़रूरत है। तो ये फैसिलिटी भी होगी। इवन ये भी बोला गया है कि यहाँ पर आप रेंट पर भी ले सकते हो, चीज़ों इक्विपमेंट को रेंट पर भी ले सकते हो। और जो इंडिया के अंदर मतलब 3.25 लाख फर्टिलाइजर रिटेलर्स है, इन सब शॉप को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के अंदर बदल दिया जाएगा। मतलब ये तो ऐसा नहीं कि इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, बस इनका नाम चेंज करके ये कर दिया जाएगा कि आज से ये केंद्र बनेंगे। तो ये जो पीएम किसान, ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है, इसका यही होगा। जैसे इसके अंदर जो भी होंगे, जैसे एनपी के ये इस टाइप का ये जो खाद बेचा जाएगा, इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये होता है यूरिया, तो ये सब भारत के नाम से बेचे जाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। देखिए बस आप सबको ये याद रखना है, कभी जो है कमीशन उल्टे सीधे ऑप्शन दे देता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट यूएसए से करता है। तो ऐसा है कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा अपने आर्म्स, जो हम अपने वेपन परचेज करते हैं, वो किससे परचेज करते हैं, पहले नंबर पर करते हैं रशिया से, दूसरे नंबर पर करते हैं फ्रांस से और तीसरे नंबर से करते हैं हम यूएसए से। तो ऐसे इंडिया ऐसी मतलब कोई भी होगा वो उल्टे सीधे ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि भाई सबसे ज़्यादा हम फ्रांस से करते हैं, तो और दूसरे नंबर पर हम ऐसे दे देगा कि दूसरे नंबर पर हम रशिया से करते हैं या यूएसए से करते हैं, यूके से करते हैं, ऐसे नाम दे देगा। तो आपसे बोलेगा कि ये बताइए सबसे ज़्यादा हम किस किस से करते हैं, तो आप पहला नाम आपको पता होना चाहिए, हम रशिया से करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। 3 कंट्रियों के बारे में एटलीस्ट आपको तो पता होना ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो हम आर्म्स के इम्पोर्ट्स हैं वो रशिया से करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बस ये बोलूँगा आपको कि आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्री हैं वो कौन कौन सी है। और अगर थोड़ा सा याद हो सके तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। देखिए हमारे यहाँ पर एक कोल इंडस्ट्री है, ये 8 कोर इंडस्ट्री के नाम से आती है। मतलब ये इंडिया की जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती हैं। इस देश मतलब जो देश है, देश को जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी चीज़ है, उसमें ये हेल्प करती हैं। जैसे कोल के बिना अगर कोल नहीं जलाओगे, आपके घर में लाइट नहीं आएगी, तो फिर खाना भी नहीं बनेगा, तो सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर क्रूड ऑयल होता है, दूसरा होता है नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ें क्या हैं,
ये 8 कोर इंडस्ट्री के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस है। ये कभी आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ये ऐसे ही पूछा गया है, कमीशन ने कई बार पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी कोर 8 कोर इंडस्ट्री हैं, या इनमें से कोर इंडस्ट्री कौन सी है, बस 2-4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उसमें से आपको बताना होगा। तो एक और थोड़ा सा अगर याद कर सकते हो तो ये कर लेना कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया। देखिए रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, पहले नंबर पर यही आते हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पर इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आती है हमारे पास ये स्टील, और फिर आ जाता है ये कोल। मतलब आप दो ऐसे याद कर सकते हो, सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया जाता है कि भाई आप सबसे जो 8 कोर इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, ये जो आंकड़ा है ये 2000 में, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये 2022-23 का आंकड़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये दिया गया कि इंडिया सबसे ऐसी कौन सी कंट्रियाँ हैं जिनसे इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा और किनको एक्सपोर्ट करता है। देखिए मैंने पीछे वेपन के बारे में बताया था, यहाँ पर कमोडिटीज़ के बारे में बात हो रही है, सर्विस वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखिए इंडिया सबसे ज़्यादा जो है चाइना से इंपोर्ट करता है, चाइना से। ये वाली फिगर याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रियों से इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। उसके बाद में यूनाइटेड अरब एमिरेट से करता है, और फिर यूएसए से करता है। देखिए इंडिया के अंदर मतलब लोगों को शायद पता भी नहीं होता है कि ऐसा बोलते रहते हैं कि चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अभी पता भी नहीं है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री चाइना पर ही डिपेंड है। देखिए अब देखिए ये तो मतलब कहने से कुछ नहीं होता है, हम कितना मटेरियल मतलब देखिए कितना शेयर है, हम जितना इंपोर्ट करते हैं 14% के अबाउट है यार। देखना यूएसए का मतलब डबल है, यूएसए और यूएई से डबल है एकदम, इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, चाइना से। तो चाइना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर चाइना से डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर बाबाजी का घंटा है, ठीक है, कुछ नहीं है इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर। कुछ इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए जैसे इसरो हो गया, तो ये तो बड़े हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मतलब हम 142 करोड़ पॉपुलेशन, सारी ये सब क्या है, ये बर्डन है 142 करोड़ पॉपुलेशन, ये और कुछ नहीं है ये, ठीक है। धरती पर वजन है ये इंडिया की, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर तो यहाँ पर जीरो है, कुछ नहीं है यहाँ पर। और जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डेवलपमेंट नहीं होगा, आप कैसे मतलब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं। कोई मतलब नहीं है उनको कि देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बहुत बुरा हाल है इंडिया के अंदर। उसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन नहीं है, नई कंपनियाँ नहीं है, नई कंपनियाँ नहीं होगी, नई जॉब, रोज़गार नहीं आएगा, किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो लोग बाग चाहे वो आईआईटी का हो या फिर आईएम्स का बंदा हो, वो सब उनको चाहे सी ग्रुप की जॉब मिल जाए, बस वो चाहते हैं कि हमको। तो यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया का तो बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मतलब अगर आप किसी आईआईटी से बोलो, वो कहते हैं बस चाहे डी ग्रुप की जॉब मिल जाए हमको, लेकिन आईआईटी की जॉब, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है हमको। उसका एक रीज़न यही होता है, एक तो उनका एटीट्यूड ख़राब है, एटीट्यूड मेन रोल प्ले करता है, और दूसरा कि इनोवेशन नहीं है हमारे देश के अंदर। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये याद रखना है आपको कि इस साल में जो है इंडिया के 3 जो पीस कीपर थे उनको ये यूएन ने प्राइज़ दिया है। अब ये जो प्राइज़ दिया जाता है ये एक्चुअली मरने के बाद दिया जाता है। तो इस बार जो प्राइज़ दिया गया था वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 103 लोगों को दिया गया था, और इंडिया के अंदर भी मैं बताऊंगा किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया के अंदर 3 लोगों को दिया गया था, एक तो शिशुपाल सिंह और एक हो गया सुनवाला राम बिश्नोई। इन्होंने जो है ये इनको कॉन्गो में डिप्लॉय किया गया था, तो वहाँ पर इनकी जान चली गई थी। फिर उसके ताहिर अली को डिप्लॉय किया गया था इराक के अंदर, वो तो इनकी डेथ जो है वहाँ पर हो गई थी। तो इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, इन 3 लोगों ने देश के दुनिया के अंदर शांति बनी रहे। तो अभी मैं बताता हूँ है क्या। देखिए यूएन जो है कहीं किसी भी देश में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर पीस कीपर्स भेजती है। पीस कीपर्स का काम ये होता है कि भाई मतलब ऐसा नहीं होता ये वहाँ पर कि भाई कि लड़ाई लड़ने जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर देश की साइड से या यूएन की साइड से, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं कि देश के अंदर, उस देश के अंदर शांति बनाए रहे। जैसे अभी सूडान के अंदर कितनी गंद मची पड़ी है, अभी इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, अभी बारे में बात करेंगे कौन सा ऑपरेशन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे क्वेश्चन मतलब आ सकता है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली में अवार्ड दिया गया है। देखिए ये गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है।
तो ये किसकी कैटेगरी में जाता है? देखिए एस्ट्रोनॉमी में जिसने सबसे अच्छा काम करा होगा, ये रिसेंटली इसको अभी इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया। किसने इंस्टीट्यूट किया है? देखिए ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द इंडिया, इसने इसको अभी हाल ही में बनाया है। जो भी बंदा, जो भी पर्सन एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत अच्छा काम करेगा, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा कि आपने एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार का एक्चुअली पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस बार का जो अवार्ड गया है वो ये जो ये देख रहे हैं आप, जयंत नारालिकर, ये जो एक इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया है, तो इसीलिए इनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। देखिए ये अवार्ड जो जैसे मैंने कहा कि गोविंद स्वरूप, इन्होंने जो है ये इंडिया की जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, इन्होंने उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। नेक्स्ट ये IPL बल्लेबाज, तो इसके अंदर बस ये बात याद रखनी कि भैया किसने झंडा फहराया अपना। तो जो एशियन सुपर किंग है ये जीत गई है, और इसने किसको हराया? ये गुजरात टाइटन को हरा दिया। कितने विकेट से हरा दिया? 5 विकेट से हरा दिया। ये मैच फाइनल कहाँ पर हुआ था भैया? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपको पता है गुजरात के अंदर है, तो वहाँ पर हुआ था। ये पता होना चाहिए भैया, ये ऐसे पूछ लेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन। अब लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम के बारे में क्यों बात करना है? लिथियम पिछले सालों से काफ़ी 1-2 साल से काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर लिथियम 2 जगह मिला है। अब आप कहोगे तो अभी क्या आपने कश्मीर के अंदर सुना है, लेकिन कश्मीर के अंदर सुना है आपने, राजस्थान के अंदर नहीं सुना। राजस्थान के अंदर भी मिला है इसके डिपोजिशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिथियम्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। देखिए लिथियम जो है वर्ल्ड का लाइटेस्ट एलिमेंट है, और इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। नॉन फेरस मेटल होता है, कोई इसके अंदर लिथियम के अंदर आयरन मिला हुआ नहीं होता है। नॉन फेरस मतलब यही हो गया। अब जो मैं मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक का एक आंकड़ा है, तो 2050 तक पूरे वर्ल्ड की डिमांड है वो 500% बढ़ जाएगी। देखिए आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से आनी चाहिए? वो इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आनी चाहिए। अब इनकी एक डिमेरिट ये होती है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनकी डिमेरिट ये होती है कि ये जो है एनर्जी को स्टोर मतलब जैसे कोल होता है, बनाते रहो दिन मत बना दोगे आप, सन से सन चमकता रहता है, लेकिन रात को कैसे करोगे? तो एनर्जी दिन में जो एनर्जी सरप्लस एनर्जी बनी है उसको स्टोर करके रखा जाए। तो इसको स्टोर कैसे करके रखा जा सकता है? उसको स्टोर करके रखा जाता है लिथियम से बनी जो बैटरियाँ होती हैं उनसे। आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर देखा होगा कि उसमें लिथियम की बैटरी लगी हुई होती है। तो इसीलिए ये डिमांड जो है 2050 तक 500% बढ़कर हो जाएंगी। अब आप समझ सकते हो आप। अब चाइना इसके अंदर अब पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप पर रहता है लिथियम में। चाइना में लिथियम सबसे ज़्यादा नहीं मिलता है, जितना भी मिलता है सबसे ज़्यादा चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब चाइना ने अपना झंडा प्रोसेस किया जाता है, एक्चुअली रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, तो चाइना ने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर रखा है। तो आपने सप्लाई चेन वाला कॉन्सेप्ट भी सुना होगा कि चाइना पर डिपेंडेंसी किसी तरह से ख़त्म की जाए, क्योंकि अभी पीछे चाइना ने जो गंद मचाई थी, तो उस गंद को देखते हुए सबको पता लग गया कि भाई ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। अब इंडिया के अंदर बात करें तो देखिए इंडिया का जो जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 50% के अबाउट, देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है आपको ये आंकड़ा पता हो, याद हो तभी कर सकते हो। तो हम कहाँ से मंगाते हैं? जितना भी इंपोर्ट हम करते हैं उसका 53 पॉइंट मतलब 54% के अप्रॉक्सीमेट चाइना से करते हैं। अब बताओ, मतलब इतनी डिपेंडेंसी चाइना पर ठीक नहीं होती, इतनी डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री पर। और हमारे देश के लोगों, यूथ को या किसी को भी पता नहीं होता, बस वे व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर चाइना को गाली बकते रहते हैं। देखिए चाइना ने जिस दिन अपना सप्लाई चेन बंद कर दिया ना इंडिया के लिए, तो हगना मूतना बंद हो जाएगा इंडिया के लोगों का। ठीक है, तो चाइना पर अगर आपको कुछ करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करो। इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया को अगर टॉप पर ले जाना है, तो ये व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर कोई ये फलाना हैशटैग, ये हैशटैग वो चलाने से कुछ नहीं होता है। रियलिटी में काम करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पर। चाइना ने किया है इतने सालों में। चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन आज चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है? तो उसका एक रीज़न ये कि चाइना ने रिसर्च एंड इनोवेशन पर बहुत खर्च किया है। इंडिया तो कुछ भी खर्च नहीं करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर बाबा जी का घंटा है।
अब बात करते हैं कि अभी पीछे रिसेंटली न्यूज़ चल रही थी कि भैया कश्मीर के अंदर लिथियम के डिपॉजिट मिले। हाँ भाई जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आया, ये यूपी पीसीएस के अंदर पूछा था। तो 5.9 मिलियन टन्स लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये कहाँ पर मिले हैं? देखिए, ये रिसाई डिस्ट्रिक्ट है। तो रिसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर सलाल हिमाना एरिया है, तो वहाँ पर मिले हैं ये, बस ये बात याद रखना। दूसरी जगह अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि लिथियम के रिजर्व राजस्थान में भी मिले। नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर देगाना एक जगह है, तो उस जगह पर मिले हैं। तो ये याद रखना कि भाई इसके अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और या राजस्थान के अंदर लिथियम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो। तो ये वाला देखिए, मैं इसके बारे में ये बोलूँगा, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये अवार्ड जो होता है, देखिए इस अवार्ड को कहाँ दिया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर दिया था, यूएसए के अंदर। किस किस फील्ड में? जर्नलिज्म के अंदर, लिटरेचर हो गया, म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया, इसके अंदर दिया जाता है। और कौन? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इसको देती है। इस बार जो मतलब देखिए, आपने काफ़ी यूट्यूब पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर होगा कि रशिया ने जो नरसंहार किया है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के लोगों को, मतलब जो डेड बॉडी थी वो ऐसी ही पड़ी हुई थी रोड के चारों तरफ डेड बॉडी ही पड़ी हुई थी। तो उस जो रिपोर्टर थे वो कौन सी कंपनी से थे? एसोसिएटेड प्रेस। जैसे हमारे यहाँ पर आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, तो ऐसे ही एक एसोसिएटेड प्रेस है। इस जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने रिपोर्टिंग की। तो मतलब काफ़ी उधर वॉर चल रहा था, उधर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके मतलब इनको एनकरेज करने के लिए हो कि भाई ये ऐसी ही रिपोर्टिंग करते रहें। तो ये पब्लिक सर्विस के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया। ये काफ़ी कैटेगरी के अंदर दिया जाएगा, तो मैंने बस एक लिख दिया है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको भैया ये अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो वेल एंड गुड। दूसरा इम्पोर्टेंट ये, जैसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023, तो मैंने दो ही लिखे हैं जो अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपको बताया कि अर्जेंटीना के जो मेसी है, इनको दिया गया है। ये शायद फुटबॉल खेलते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन स्पोर्ट्स के बारे में, तो अगर हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैंने काफ़ी नाम सुना है इनका, मेसी का। दूसरा, जो वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन को किस में मतलब जो वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ईयर की, वो कौन है? देखिए, सैली एन फ्रेजर, ये हैं। ये जमैका एक कंट्री है, ये वहाँ की है। तो ये वाले दो चीज़ याद रखना। देखिए, अगर आप और भी याद कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपको इतने सारे नाम याद नहीं रहेंगे। कोई यही अवार्ड नहीं है अकेला, बहुत सारे अवार्ड होते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही किया जाता है। अभी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन करुणा। अब ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो कि एक थिएटर के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, वो नहीं है। तो देखिए, अभी एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोचा। तो साइक्लोन मोचा ना, जैसे जो नाच किया है मोजे पहन पहन कर म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पर जो गंद मचाई है, तो उस गंद से जो बीमारी फैली, उससे जो नरसंहार हुआ था, उसी से रिलीफ देने के लिए, मतलब इस साइक्लोन, ये सुपर साइक्लोन तो बहुत तगड़ा था। ये खूब देर तक, काफ़ी टाइम तक नाचा ये म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। तो इंडिया ने म्यांमार के अंदर वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पानी हो गया, पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है, खाना हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी असिस्टेंट दी गई थी। इंडिया ने इस ऑपरेशन का, इंडिया ने किसको दिया? म्यांमार को। तो और जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। तो दूसरा है क्वाड। देखिए, क्वाड आए दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश हो गया या दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, ये काफ़ी क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला तो एक यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द क्वाड। दूसरा क्वेश्चन आता है कौन कौन सी कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं इनके अंदर। तो चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है या यूके पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इससे बचे जाएंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि यूएसए है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, 4। अब ये जो क्वाड बना है, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बना है? एक टर्म बहुत यूज होती है, या फिर ये
किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बना है। हाँ जी, ये पर्टिकुलर रीजन के लिए बना है। ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके हिसाब से, जो इंडो पैसिफिक का मतलब जो इंडिया का ओशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पैसिफिक ओशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर है जो चाइना, चाइना ने जो यहाँ पर गंद मचा कर रखी है, चाइना दादागिरी करता है किसी के सिप नहीं जाने देता है। तो इसलिए कि चाइना की दादागिरी को चाइना काफ़ी एक एग्रेसिव बिहेव शो कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। चाइना क्या काम करता है, चाइना बोल देता है भैया हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो हम डंडा करवा देंगे। तो इसी चीज़ से, क्योंकि देखिए इंडियन ओशन से मलक्का स्टेट से काफ़ी शिप जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, जापान के जाते हैं, इंडिया के जाते हैं और यूएसए के जाते हैं। तो अब ये जो है चाइना कहीं ना कहीं वहाँ पर अपना एग्रेशन शो करता है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। देखिए ये वाला जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पूछा गया था कि कैसा फोरम है। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड भी कभी कभी आपको मतलब क्वेश्चन अगर उसको डिफिकल्ट बनाना होता है तो ऐसे बना दिए जाते हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए भाई, कब से बना। देखिए 2004 के अंदर इंडियन ओशन में सुनामी आई। तो इंडिया का जो कोस्ट था उसके चारों तरफ जो कंट्रियाँ थी, वो उन कंट्रियों को काफ़ी नुकसान हुआ। इंडिया के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो इंडिया ना एक रिलीफ ऑपरेशन चला हुआ था, उनको लोगों को रेस्क्यू करना, उनको रिलीफ, पानी, खाना वाना ये सब देना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया की इस सारी चीज़ को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, इन्होंने भी कहा कि भाई हमको भी एक मतलब हमको भी हाथ बढ़ाना चाहिए, हम मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो उस टाइम पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, इन्होंने कहा कि भाई इन चारों कंट्रियों को एक साथ आना चाहिए कि जैसा भी इन्होंने अच्छा काम किया है तो ऐसे ही ये जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है इंडो पैसिफिक ओशन में। तो वहाँ पर शिंजो आबे ने पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था। फिर उसके बाद में मतलब ये जो क्वाड था ये एक्चुअली मटेरियलाइज नहीं हो पाया था। उसका एक रीज़न भी था कि जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं चाइना के प्रेशर में काम कर रहा था। तो चाइना ना उसको आंखें दिखा दी थी कि भाई ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप इंडिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ भी बन रहा था। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर, मतलब ज़रूरी नहीं आपको ये टाइम लाइन याद हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बस तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन भैया पूछ लेते हैं वो कि भैया जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जापान इन्होंने, शिंजो आबे, इन्होंने इस टर्म का फॉर्मेशन किया था, इन्होंने बनाया था इस टर्म को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर 2012 के अंदर फिर से इसको एक और यहाँ पर चाइना के जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाया जाए, जिसके अंदर यूएसए होगा, इंडिया होगा और ये फिर से मतलब 4 कंट्रियों को इंक्लूड करने की बात की है। और फिर उसके बाद में फाइनली 2017 में इन्होंने सोचा कि चाइना ने बहुत गंद मचा रखी है और इस गंद को साफ करने के लिए कोई एक कंट्री नहीं चाहिए। तो इन्होंने 4 कंट्रियाँ सामने आई और फिर इन्होंने मतलब इसको बना ही डाला कि भाई देखा जाएगा जो भी होएगा। अब भाई क्या एम है, क्यों बनाया गया है, सबसे बड़ी बात आती है क्यों बनाया गया है। देखिए जैसा मैंने कहा कि चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन में दादागिरी करता है। तो वो अब इसका एक एम ये है कि इंश्योर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब आप भाई अपने शिप वगैरह या आपको वहाँ से जाना हो तो चाइना अपना दादागिरी ना दिखाए, आप फ्री वहाँ से जा सको। ओपन एंड इंडो पैसिफिक ये फ्री होना चाहिए सबके लिए जो भी ट्रेड कर रहे हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाइना अपनी दादागिरी करे। भाई जो सभी के लिए रूल एक जैसे ही है, ऐसा नहीं है कि चाइना के लिए होगा, यूएसए के लिए होगा, सभी के लिए एक जैसे। अब दो तो इसके ये जो हैं, ये तो इसके मतलब ये स्पिरिट ऑफ द क्वाड है। तो ये मतलब ऐसे थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी इसने ना इसका जो गोल है इसको बढ़ा दिया है। अभी ये जो काम कर रहे हैं ये जब भी पैंडेमिक फैला था, ये चाइना से आया हुआ जो वायरस था, चाइनीज़ वायरस बोल रहे थे उसको न्यूज़पेपर के अंदर। तो इसका जो मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। और कॉर्पोरेशन है इसमें भी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से 5G हो गया, AI होगी, इसमें भी ये इन्होंने भी बोले हैं कि इसमें हम बहुत अच्छा काम करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो मतलब इसका स्कोप बढ़ा दिया है। जैसे सप्लाई चेन के बारे में बता रहा था कि मोस्टली सप्लाई चेन जो है कहाँ पर लोकेट करती है, वो सप्लाई जो होती है वो चाइना से होती है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वाड मीटिंग थी ये 2021 में होती है। और ये कौन सा मंथ था, मार्च का था। फिर से 2021 में दूसरी क्वाड की मीटिंग होती है, सितंबर में होती है। फिर 2022 आ जाता है तो मार्च 2022 में तीसरी मीटिंग होती है। फिर से मई के मंथ में 2022 में फोर्थ मीटिंग होती है। ये हाँ ठीक है, फोर्थ मीटिंग होती है। अब जो मीटिंग हुई है फाइनली, वो मीटिंग हुई है मई 2023
23 के अंदर, और ये सिडनी के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर क्वाड के लीडर बने। तो अब चाइना को लगने लगा कि भैया ये तो डंडा करने वाली बात होगी, अब जा ये जो है डंडा कर देंगे चाइना के ऊपर। तो अब चाइना का क्या रिएक्शन है? चाइना बोलता है क्वाड को ये एशियन नाटो है, ठीक है, ये एशियन नाटो है जो चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। अब ये इस ग्रुप के पूछा जा सकता है भाई क्या है ये आकूस क्या है, या किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम है, या किसी पर्सन का नाम, किसी मेडिसिन का नाम? तो देखिए इसके अंदर 3 कंट्री आती है। 3 कंट्री कौन सी आती हैं? एक तो देखिए A फॉर ऑस्ट्रेलिया है, अगर इसको तोड़ा जाए A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, और USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अंदर 3 कंट्री आती हैं, इंडिया नहीं आता, याद रखना। कभी आप गलती कर दो या कोई दूसरी कंट्री ज़बरदस्ती डाल दो। एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया के बीच में, UK के बीच में, USA के बीच में। तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। अब ये क्यों बनाया गया है? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है नहीं है कि चाइना को कंटेन कर सके। चाइना ने सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई हम बम गिरा देंगे यहाँ से तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया, और तुम घंटा नहीं उखाड़ पाओगे। तो इस सारी चीज़ों को चाइना धमकी दे रहा है। वहाँ का उसने सिस्टम को हैक भी कर लिया था, काफ़ी मिनिस्ट्री वगैरह हैक कर दी थी उसकी। और ये चाइना जो है आए दिन इस टाइप का वाइब्रेशन देता ही रहता है। कभी कभी तो इंडिया के अंदर भी वहाँ से बटन दबा देता है, और वहाँ के हैकर जो एक्टिव हो जाते हैं और इंडिया की मिनिस्ट्री और वगैरह यहाँ की जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों पर हैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसको घंटा नहीं उखाड़ पाता है वो। फिर USA के अंदर तो उसने वहाँ की एयरलाइंस थी वो तो बंद ही करवा दी थी 1-2 दिन के लिए। तो अभी पीछे न्यूज़ आ गई थी कि इंडिया की जहाँ जो USA की तो सारी जितनी भी वो थी एयरलाइंस वो सब बंद करा दी थी। तो आए दिन इन सब से बचने के लिए भैया कि हमको जो है टेक्नोलॉजी पर सबको अच्छा काम करना पड़ेगा कि चाइना को आँख दिखाने के लिए। तो ये आकूस पार्टनरशिप मतलब ये ग्रुप बना है। उसके बाद में अब बेस्ट एशिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है भैया, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब हो गया ये जो लिखा है, ये पूछा जा सकता है कि क्या है ये I2 और U2। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 तो I आ रहे हैं, और इसका मतलब हो गया 2 U आ रहे हैं। अब 2 U कौन से आ रहे हैं? देखिए इससे पहले भी मैंने आपको एक थोड़ा बताया, अब्राहिम अकॉर्ड हुआ। देखिए एक्चुअली है क्या कि ये जो है ना, अब ये देख रहे हो ये वाला छोटा सा पार्ट, ये इसराइल का है, और इसराइल का और इस पूरे वेस्ट वर्ल्ड का इसमें 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का आंकड़ा रहेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत वर्ल्ड ऑर्डर मतलब दिक्कत रहेगी। जो US है उसको दिक्कत रहेगी, सभी को दिक्कत रहेगी, इंडिया को दिक्कत रहेगी। इंडिया का सप्लाई चेन जो है ऑयल गैस वैस यहाँ से जाती हैं तो बहुत दिक्कत रहेगी। तो इस रीजन में शांति बनी रहे, इसलिए वो इसराइल के बीच में और जो ये जो कंट्री है इनके बीच में शांति एग्रीमेंट बना रहे। तो एक USA ने एक समझौता कराया जिसको अब्राहिम अकॉर्ड बोला जाता है। अब्राहिम अकॉर्ड के अंदर एक साइड इसराइल था और एक साइड थे UAE और बहरीन। तो इन्होंने एक शांति एग्रीमेंट किया है कि भाई अब जो हमको जो है मतलब मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मिलकर काम करने से ही सारी। तो इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये किसने, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है भैया इसके अंदर, मैं कभी आपको बता दूँ। फिर जब ये अकॉर्ड साइन हो गया तो मतलब अब ये लोग पीसफुली काम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया इसराइल, ठीक है, पहले आई का मतलब इंडिया, दूसरे आई का मतलब इसराइल। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आई का मतलब इसराइल भी हो सकता है। तो इसराइल और दूसरे एक UAE हो गया इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप क्या काम करेगा? ये एक्चुअली इकोनॉमिक है, मतलब इकोनॉमी में काफ़ी काम करेगा। भाई तुम हमको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी दे दो, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो तो शांति बनी रहे। देखो शांति बनती रहती है किसी भी रीजन में तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वरना मान लो यहाँ पर गंद मची पड़ी है तो कौन आएगा यहाँ पर? क्या कोई लेकर आएगा अपनी कंपनी? कोई भी नहीं आएगा, चाहे USA वाला हो या इंडिया वाला हो, कोई अपनी कंपनी नहीं लेकर आएगा। तो इसलिए इस रीजन में शांति बनी रहे, तो शांति होगी तो डेवलपमेंट होएगा। अब ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोग ये कहाँ पर कौन सा स्टेट बनाने के बारे में बोल रहा है? तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश बनाने के बारे में मध्य प्रदेश बोल रहा है कि भैया हम जो ये महाराणा प्रताप थे इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है तो इनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो ये एक अपना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोग बनाएंगे। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्बन अफेयर। देखिए अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उस अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। तो अब जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े शहरों में क्या है, एक फ़िल्म फेस्टिवल अरेंज किया गया है कि फ़िल्म के थ्रू
मूवी के थ्रू लोगों को बताया जाए, तो यहाँ पर पहली बार ये एक्चुअली G20 का जो एजेंडा है ये उसके अंडर आता है। तो G20 के अंदर एक एजेंडा आता है U20। तो U20 का मतलब होता है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। तो इसके अंदर जो है बड़े बड़े शहरों में मूवी दिखाई जा रही है, लोगों को अवेयर करा जा रहा है। तो पहली बार ये जो मूवी दिखाई गई थी वो न्यू दिल्ली के अंदर दिखाई गई थी, फिर उसके बाद में मुंबई, ये इन बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्बन अफेयर ने पहली बार फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? तो भैया दिल्ली के अंदर हुआ था। ये बात याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, ये इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, इसने क्या काम किया है? ड्रोन का यूज़ करते हुए नोएडा से दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है, काफ़ी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर ब्लड की 4 यूनिट पहुँचाया। देखिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जो दूर दराज के रिमोटली एरिया हैं वहाँ पर आप ड्रोन का यूज़ करके जो भी ब्लड है, या फिर कुछ कभी कभी होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑर्गन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, तो रोड के थ्रू बड़ी मुश्किल होती है कि सारी चीज़ों को बंद करना पड़ता है, तो आप एयर के थ्रू जा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भैया इंग्लैंड के अंदर एक सी क्रिएचर, बहुत बड़ा क्रिएचर था, उसके जो है फॉसिल्स मिले हैं। तो इसका नाम क्या था, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। ये था पिलासौर जो है अभी डिस्कवर किया गया है इंग्लैंड के अंदर। अब ये आ सकता है क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज किससे रिलेटेड है? ये भैया वायरस से होने वाली वेस्टर्न घाट में पहली बार इसका ओरिजिन हुआ, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि भैया ये जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है, ये इतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं। इसने बोला है कि भैया आउट ऑफ एक्सपेंडिचर अब जब थोड़ा सा कम हो गया है। ये पहले था, ये अगर आप 100 रुपये का खर्चा अपना मेडिकल पर आ रहा है, तो आपका 62 रुपये जो है आपकी जो है जेब से बाहर हो जाएंगे। मतलब 100 रुपये ही खर्चा है आपकी जेब में 100 ही रुपये है, लेकिन 62 रुपये आपको कर्जे पर लेने पड़ेंगे। ऐसी अब जो है, अगर मान लो मेडिकल का खर्चा 100 रुपये है और आपकी जेब में ही 100 रुपये है, लेकिन वो खर्चा अब 47 आ गया, यानी केवल आपकी जो है 47 ही आपको कर्जे पर लेने पड़ेंगे। एडवांटेज हेल्थ केयर, देखिए ये 2 दिन का एक प्रगति दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान है यहाँ पर, तो वहाँ पर एक ये मतलब एक इवेंट था। अब इसका काम मतलब ये पूछा जाएगा कि भाई ये एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, ये जो इवेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये तो दिल्ली के अंदर हुआ था। और ये वाला काफ़ी खबर है। एक तो मैन बुकर प्राइज़ अलग है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ अलग है। ये जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है, ये एक्चुअली सब पार्ट है किसका? मैन बुकर प्राइज़ का। ये कहाँ पर दिए जाते हैं? देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में, ये इस वाले के बारे में बताता हूँ। मैन बुकर प्राइज़ 1969 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो हुआ था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। अब इसका जो किस कहाँ दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर दोनों को दिया जाता है। और इस जो मैन बुकर प्राइज़ जो था इस बार का, 2022 का, मतलब इस बार का ही 2022 का मैन बुकर प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। ये भैया श्रीलंका के एक ऑथर थे, उनको दिया गया है। उनका नाम था सेहान करुणा तिलक। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। अब बात करने इसकी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। इस बार का जो था ये जो प्राइज़ मिला हुआ है, ये भैया ये वहाँ के थे, बुल्गारिया के पर्सन थे 2023 में। इनका नाम था जॉर्जी, मुझे अच्छे से गोस्पोदिनो इनको दिया गया है। और 2022 का भैया ये अरे क्या हो गया, 2022 का था अवार्ड, वो गीतांजलि श्री को दिया गया था। उन्होंने एक ये वाली डेसी रॉकवेल एक बुक लिखी थी, उनको दिया गया था। ये बुक नहीं लिखी थी, ये बुक थी ये वाली, ये तो इन्होंने एडिटर हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए। तो ये अवार्ड मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मतलब मैं एमसीक्यू का एक नया लेक्चर लाने वाला हूँ, उसमें केवल एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू तो एमसीक्यू करंट अफेयर वाले करेंगे, कुछ थोड़े से स्टैटिक्स भी कर लेंगे। किस टाइप के? देखिए करंट अफेयर को चारों तरफ से घेर कर लाना, इधर से भी ऊपर से। एमसीक्यू की फॉर्म में कुछ ऐसी, जैसे मैंने मटेरियल बना दिया, इस टाइप की फॉर्म में लाना, क्योंकि एमसीक्यू से काफ़ी, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई सा भी, इस पर काफ़ी वेटेज दिया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है। थैंक यू।